अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ योर बायोलॉजी टीचर। प्यारे बेटा, हमने आज रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्टार्ट करना है। तो उसमें मैं आज के लेक्चर में अभी आपको रेस्पिरेशन का इंट्रोडक्शन दूंगा और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक को हम तफसील से पढ़ेंगे। देखिए, रेस्पिरेशन जो है अल्टीमेटली इसका रेस्पिरेशन में हमने गैसेस एक्सचेंज होगी, ठीक है। वो बेटा टू लेवल्स पे होती है। एक को हम कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन और एक को हम ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन कहते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन का दूसरा नाम इंटरनल और ऑर्गेनिज्म का ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन का दूसरा नाम जो है वो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है, ठीक है स्टूडेंट। ये देखिए, एक ऑर्गेनिज्म है, फॉर एग्जांपल दिस एन ऑर्गेनिज्म। तो चलें, ये इतना डिप्रेस नहीं है। तो बेटा ये क्या कर रहा है, इसको एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से ये जो है वो गैसेस को अपनी बॉडी के अंदर लेकर जाए अगर, ठीक है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, ठीक है। तो इसे जो भी गैसेस हैं, ठीक है, सपोज ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन को, नाइट्रोजन है, उस एयर जो है उसको बॉडी के अंदर लेकर गया है। तो ये ऑर्गेनिज्मिक या एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है, ठीक है। तो इसे हम ब्रीदिंग या वेंटिलेशन भी कहते हैं। बॉडी के अंदर ऑक्सीजन ले गया है और फिर इसने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव किया। तो इन्हलेशन जो है इसमें और एक्सलेशन, दो इसके पार्ट हैं, इसको भी हम तफसील से पढ़ेंगे, इन्हलेशन और एक्सलेशन का पूरा मैकेनिज़्म। अलबत्ता स्टूडेंट, इस शख्स का हम सेल ले लें, ठीक है। तो उस सेल के लेवल पर, ये सेल है, ठीक है, सेल के लेवल पर ऑक्सीजन जब आएगी, ये ऑक्सीजन जो है वो सेल के लेवल पर आएगी, तो बेटा ये फूड को ऑक्सीडाइज करके एनर्जी बनाएगी, ठीक है, सेल के लेवल पर। तो इसे हम क्या कहेंगे, सेलुलर रेस्पिरेशन या इंटरनल रेस्पिरेशन, ये मेटाबॉलिक रेस्पिरेशन भी कहलाएगी। तो दिस इज़ द टू बेसिक टाइप्स ऑफ द रेस्पिरेशन। आइए हम बेटा अपने ह्यूमन बींग के एनिमल्स के रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्टडी करते हैं, ठीक है, उसको अब हम स्टडी करेंगे। खैर देखिएगा, हुआ यहाँ पर यह है कि जो ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जब उसको सिंपल में कन्वर्ट किया जाता है तो एनर्जी इधर जो बनेगी। तो दोनों प्रोसेस एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है। इधर रेस्पिरेटरी सरफेस क्या होती है, उसकी प्रॉपर्टीज़ का थोड़ा पता होना चाहिए। तो रेस्पिरेटरी सरफेस जो है वो, ये हम पढ़ेंगे इसको तफसील से। ये एल्विलाई है, ठीक है, और इसके साथ ब्लड कैपलरीज़ होंगी, ठीक है, ये ब्लड कैपलरीज़ हैं। तो ब्लड कैपलरी और इसके दरमियान में जो इधर इंटरेक्शन है वो हमारी रेस्पिरेटरी सरफेस है, ठीक है। दिस विल बी द रेस्पिरेटरी सरफेस, ठीक है। इसे हम क्या कहेंगे, रेस्पिरेटरी सरफेस कहेंगे। इसकी क्या करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, ये थिन होनी चाहिए, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी सरफेस के लिहाज से एमसीक्यूज आ जाता होता है। चार ऑप्शंस हैं। तो रेस्पिरेटरी सेल कितने सेल थिक होती है, रेस्पिरेटरी सरफेस इज डैश सेल थिक, 1 सेल, 2 सेल, 3 और 4 सेल। तो बेटा याद रखिएगा, रेस्पिरेटरी सरफेस जो है वो, जी बताइए स्टूडेंट, कितने सेल थिक होती है। एक तो मैं आपको बता देता हूँ, एक तो बेटा इधर इसके सेल्स होंगे, ठीक है, ये, और एक इधर सेल इसके सेल होंगे, ठीक है, एंडोथेलियम ऑफ द ब्लड कैपलरी, ठीक है। और दूसरे सेल किसके हैं, ये एल्विलाई के अपने हैं। तो कितने सेल, 2 सेल थिक होगी, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा थिन होगी रेस्पिरेटरी सरफेस, उतना गैसेस एक्सचेंज आसानी से हो सकेगा, ठीक है। लुब्रिकेशन यहाँ अच्छी होनी चाहिए, थिकनेस कम होनी चाहिए, वेंटिलेशन अच्छी होनी चाहिए, ग्रेडियंट होना चाहिए, वगैरह वगैरह, ये सारी बातें आपको पता हैं बेटा। आइए हम रेस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को देखें, जिसका काम क्या है, बट गैसेस एक्सचेंज, ठीक है, बॉडी फ्लूइड और आउटर इन्वायरमेंट के दरमियान में अल्टीमेटली इसने गैसेस एक्सचेंज करवाना है। दो बेटा इसके रीजन्स हैं, एक अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है, दूसरा लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में बेटा ये तीन चीज़ें आपने याद रखनी है, ठीक है, नोस्ट्रल्स एंड नेज़ल कैविटी और फेरिंक्स है, ठीक है। यानी ये दोनों को हम नोज़ भी कह दें तो भी चलेगा, नोज़ के ही दो पार्ट हैं, ठीक है, और साथ में फेरिंक्स है, ठीक है। दीज थ्री आर द मेन पार्ट ऑफ द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक। देखिए, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में अगर इन्फेक्शन होता है तो उसकी अलहदा से ट्रीटमेंट है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में इन्फेक्शन हो तो उसके लिए अलहदा से ट्रीटमेंट है, इसलिए इसको दो पार्ट्स में कन्वर्ट करते हैं हम।
अपनी आसानी के लिए। अच्छा, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में बेटा लेरिंग्स आ जाएगा, ट्रेकिया आ जाएगा, ठीक है, ब्रोंकाई एंड डेफिनेटली लंग्स जो है वो फिर एल्विलाई से बनेंगे। तो दिस विल बी द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। अब हम पढ़ते हैं बेटा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में। मैंने बताया ना ये नोस्ट्रल्स एंड नेजल कैविटी, नोज़, तो नोज़ को हम बेटा पढ़ने जा रहे हैं। नोज़ के बेटा फीचर्स देखिएगा, याद रखिएगा एक्सटर्नली दिस इज़ द ओनली एक्सटर्नल पार्ट ऑफ आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये एक एमसीक्यूज़ के तौर पर आपने याद रखना है। एक्सटर्नली बेटा एथमाइड बोन और कार्टिलेज के साथ इसका कनेक्शन होता है। नोज़ में बोन, नोज़ की अपनी जो बोन होती है उसे नेज़ल बोन कहा जाता है, ठीक है, बोनी पार्ट। कार्टिलेज भी प्रेजेंट होता है इसमें, हाइलिन कार्टिलेज और कुछ फैटी टिश्यू होते हैं, ठीक है। आइए नोज़ में देखें कि नोज़ के में आगे फर्दर क्लासिफिकेशन, अगर उसकी फर्दर पार्ट्स को देखें तो दो चीज़ें हमने पढ़नी है, नोस्ट्रल्स एंड नेज़ल कैविटी। नोस्ट्रल्स एक्सटर्नल और इंटरनल होते हैं, ठीक है, आसान सी बात है। नेज़ल कैविटी के अंदर स्ट्रक्चर होता है वेस्टिब्यूल, जिसमें हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। नेज़ल सेप्टम पता है क्या होता है? ये ऐसे सेप्टम है, ठीक है, तो ये नेज़ल सेप्टम दरमियान वाला पोर्शन नेज़ल सेप्टम कहलाता है, जिसमें फिर बेटा उसमें म्यूकस, सीलिया और ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। अब ये देखिएगा, कहता है ईच नेज़ल कैविटी इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पाथवे। तो ये बेटा 1 2 और 3, ठीक है। तो दीज 3 आर द पाथवेज या पैसेज वे, जिन बोनी प्रोजेक्शंस भी इन्हें कहा जाता है, नेज़ल कॉन्काई भी ये कहलाते हैं, ठीक है। तो ये 2 व्यूज़ हैं, एक फ्रंट व्यू है और एक साइड व्यू है ये, ठीक है, ओके। अब इसका फंक्शन देखिएगा, अगर नोज़ का, तो नोज़ का में हेयर्स का काम लार्ज पार्टिकल्स को इंट्रैप्ट करना और फिल्ट्रेशन करवाना है। म्यूकस का काम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करना और फिल्ट्रेशन करवाना है। सीलिया का काम डेफिनेटली इन तीनों का कॉमन फंक्शन फिल्ट्रेशन तो है ही, लेकिन साथ में याद रखिएगा ये म्यूकस को प्रोपेल करवाते हैं। तो दिस ऑल आर द फंक्शन ऑफ नोज़। फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन आपने याद रखना है, थर्मो रेगुलेशन। नोज़ में टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर सिबेशियस ग्लैंड होते हैं बेटा, ठीक है। ये स्पेशियस ग्लैंड सीबम प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से नोज़ का टेम्परेचर मेंटेन रहता है, क्योंकि आपको पता है कि नोज़ जो है वो प्रोजेक्टेड पार्ट है हमारे फेस का। तो जब टेम्परेचर कम होता है तो इसका नोज़ का टेम्परेचर बहुत जल्दी कम हो सकता है। थर्मो रेगुलेशन के लिए फिर बड़ा ज़रूरी है कि वहाँ सीबम प्रोड्यूस हो, म्यूकस प्रोड्यूस हो, ठीक है स्टूडेंट। आप लोग याद रखिएगा कि ओल्फैक्टरी एपिथेलियम भी हमारे नोज़ के अंदर ही प्रेजेंट होती है, ओके। अब नोज़ के बाद हमने फेरेंक्स को पढ़ना है। याद रखिएगा जो फेरेंक्स है, दिस इज़ द कॉमन स्ट्रक्चर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एज वेल एज द रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। मैं यूँ भी कह सकता हूँ दिस इज़ द कॉमन स्ट्रक्चर फॉर द पैसेज ऑफ एयर एज वेल एज द फूड। जब एयर की बात होगी तो रेस्पिरेटरी सिस्टम, जब फूड की बात होगी तो डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। स्टूडेंट एक बात और याद रखिएगा, आप कहते हैं ना थ्रोट इन्फेक्शन हो गया आप लोगों को, या किसी को थ्रोट इन्फेक्शन हो गया, तो प्यारे बेटा थ्रोट फेरेंक्स को ही कहा जाता है, ठीक है। किसी को फ्रेंजाइटिस हुआ हो तो उसे थ्रोट इन्फेक्शन कहते हैं, ठीक है प्यारे बेटा। तो ये बेटा याद रखिएगा, इस मस्कुलर पैसेज वे, ठीक है, ये एक पैसेज वे है, रास्ता देता है एयर के लिए एंड फूड के लिए। म्यूकस मेम्ब्रेन इसके साथ होती है। इसका काम क्या है कि इट विल चैनलाइज द एयर इनटू लेरिंक्स एंड वोकलाइजेशन, इसका ये फंक्शन है, ठीक है, ओके। अब फेरेंक्स पंजाब की बुक में तो नहीं बेटा, फेडरल की बुक में बेटा इसकी 3 कम्युनिकेशंस हैं, वो आपने याद रखनी है। जो फेरेंक्स है स्टूडेंट, ये ओरल कैविटी के साथ भी लिंक है और नेज़ल कैविटी के साथ भी और फिर लेरिंक्स के साथ भी, ठीक है। जब ये नोज़ के साथ लिंक होती है तो इसे हम नेज़ोफेरेंक्स कहते हैं, ठीक है। फिर ये ओरल कैविटी के साथ लिंक होगी तो इसे ओरोफेरेंक्स कहा जाएगा। और फिर डेफिनेटली फेरेंक्स के बाद जो है वो आता है लेरिंक्स, ठीक है। तो ये लेरिंजो फेरेंक्स फिर कहलाएगी जब लेरिंक्स के साथ बेटा ये अटैच होगी तो, ठीक है। तो देयर आर 3 कम्युनिकेशन ऑफ द फेरेंक्स।